जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। तो आज जो है हम बिहार पुलिस सेट प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज 19 का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले 18 प्रैक्टिस टेस्ट चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो तुरंत जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, बिहार पुलिस नाम से प्लेलिस्ट बना होगा। और दोस्तों आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और नए पैटर्न को ध्यान में रख के बनाए गए हैं ये सभी सेट। तो ये सभी सेटों को देखिए और पूरा सॉल्व कीजिए दोस्तों, बिल्कुल भी बीच में स्किप मत कीजिएगा। इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा, आप ही का नुकसान होगा दोस्तों। तो वीडियो पूरा देखें और लास्ट में अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपना कमेंट जरूर करिएगा, अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप 100 में से कितने प्रश्न कर पाते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो किसके परिणाम से हुआ था? तो ये हुणों के आक्रमण से हुआ था। हुणों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है? प्रशासन के क्षेत्र में तो चोलों की एक मुख्य विशेषता ये थी दोस्तों कि ये संगठित और स्थानीय स्वशासन चलाते थे। एक स्थानीय संगठित स्वशासन था, उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसने किया? तो ये अकबर ने किया था। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किया था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में थे। देखिए, शुरू किसने किया था? तो ये अकबर ने शुरू किया था। और सबसे ज़्यादा किसके काल में थे? तो ये औरंगजेब के काल में थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो पहली बार श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चार्ल्स विल्किंस ने। पूरा देखिएगा वीडियो। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां, या जिसे सीमांत गांधी भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, फ्रंटियर गांधी, एक नया प्रश्न आया, इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। सीमांत गांधी भी कहा जाता है, इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, राजद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी के 7 फरवरी मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे जोरदार विरोध किसने किया? तो देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी को क्या कहा जाता था? राजद्रोही फकीर। और 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे जोरदार विरोध किसने किया? तो ये किसने किया था दोस्तों? ये किया था विंस्टन चर्चिल ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं का निर्माण किया था? अजंता गुफाओं का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये गुप्त के काल में किया गया था। गुप्त शासकों के काल में किया गया था। अगर ये पूछा जाए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो ये श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न है, गंगों की प्रथम राजधानी थी? देखिए, गंग वंश हुआ है भारत में, तो पूछ रहा है कि उनकी प्रसिद्ध प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये कोलर थी दोस्तों, ये याद रखिएगा। प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं किसी भी वंश की राजधानी से संबंधित। अगला प्रश्न है, सीसा लेड संचायक बैटरी के अनावेशित होने पर क्या होता है? सीसा या लेड संचायक बैटरी के अनावेशित होने पर क्या होता है? तो ये दोस्तों 10वीं का आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही, सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। अनावेशित होने पर क्या होगा सीसा संचायक बैटरी का? तो ये सल्फ्यूरिक एसिड की खपत ज़्यादा होगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी काम कर रही है? सभी को पता होगा दोस्तों कौन सी एजेंसी काम कर रही है, जैसे नाम से ही पता है, ग्रीन पीस। और ये एक चिपको आंदोलन है जो कि उत्तराखंड से शुरू हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा जोशी के द्वारा। चिपको एक आंदोलन है, यह कोई एनजीओ नहीं है। नासा तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ को कहते हैं। छत पर सौर जल तापक सबसे ज़्यादा लगाने के लिए किस भारतीय शहर का नाम लिया जा सकता है? यानी कि किस भारतीय शहर में सबसे ज़्यादा सौर सेल है? तो ये बेंगलुरु में है और इसे सबसे हाईटेक सिटी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में सूची स्तंभ यानी कि पिरामिड पाए जाते हैं? कोई कठिन प्रश्न नहीं है दोस्तों, सभी को पता होगा, मिस्र के पिरामिड पूरे दुनिया में मशहूर है। मिस्र के पिरामिड। कोयला उत्पादन में रोड बेसिन के नाम से विख्यात क्षेत्र किस देश में है? कोयला उत्पादन से रोड बेसिन के नाम से विख्यात क्षेत्र किस देश में है? तो ये जर्मनी में है दोस्तों, भारत में नहीं लगाइएगा, जर्मनी में है ये रोड बेसिन। कोंकण रेलवे कारपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोंकण रेलवे कारपोरेशन का मुख्यालय स्थित है पंजिम में इसका मुख्यालय स्थित है। देखिए, वास्को डिगामा तो एक यात्री था तो जो भारत आया था सबसे पहले 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा पंजिम बी। निम्नलिखित में से कौन मेघालय में स्थित है? कौन मेघालय में स्थित है? तो दोस्तों जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स ये दोनों ही मेघालय में स्थित हैं, बी और सी। बांग्लादेश में भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है?
देखिए दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा राज्य सटा हुआ नहीं है। कौन सा राज्य सटा हुआ नहीं है, तो मणिपुर आपका दूसरे साइड में पड़ जाता है। बाकी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय, पश्चिम बंगाल तो पूरा पूरा सटा हुआ है बंगाल से, त्रिपुरा मेघालय ये दोनों भी सटे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दादर घाटी से होकर गुजरती है? दादर घाटी से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो ये गुजरती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दादर घाटी से गुजरती है। हरित क्रांति का क्या अर्थ है? देखिए, कोई कठिन प्रश्न नहीं है। हरित क्रांति का सीधा अर्थ है कि कृषि में अत्याधुनिक प्रयोग द्वारा उसकी फसलों को बढ़ाना। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। ये सभी तो सरल प्रश्न है दोस्तों, पर वीडियो पूरा देखिएगा, आगे ऐसे प्रश्न मिल सकते हैं जो थोड़ा कठिन और थोड़ा महत्वपूर्ण भी हो। अगर आपको प्रश्न सरल लग रहे हैं तो इसकी अच्छी बात यह है कि आपकी तैयारी अच्छी है। कर्नाटक माने क्या होता है? तो कर्नाटक में इसका अर्थ है, देखिए ऑप्शन के हिसाब से, कि इसमें कैसी भूमि पाई जाती है कर्नाटक में। तो कर्नाटक में दोस्तों लहरदार भूमि पाई जाती है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट पल्लवित थे? अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट पल्लवित थे। 21 का आंसर देंगे तो ये थे आंध्र प्रदेश में थे। प्रसिद्ध दरबारी कवि विद्वानों का उनके संरक्षकों से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे जो प्रसिद्ध कवि और संरक्षक थे, उसके शासनकाल में उनका सही मिलान करना है दोस्तों। तो एक बार देख लेंगे। जयदेव का क्या हो जाएगा? तो जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। चलिए अगला देखेंगे। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। और बिल्हड़ किस में थे? तो बिल्हड़ विक्रमादित्य में थे। ये बिल्हड़ कल्हड़ और बिल्हड़ दो भाई थे, तो ये 2 हो जाएगा। बी का 1 हो जाएगा। अमर सिंह यशोवर्मन के काल में थे। और अगला बचा वाकपति, तो ये कनिष्क के काल में थे। उत्तर हो जाएगा आपका सी। उत्तर आपका सी हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, उत्तर सी हो जाएगा। 2 1 5 4। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। कोई कठिन प्रश्न नहीं है, सभी को पता होगा। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युक्त होता है? दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युक्त होता है? तो दोस्तों केसिन और लैक्टोज दो दूध में मुख्य प्रोटीन होते हैं जो शर्करा युक्त होते हैं। और अगर केवल ये पूछा जाए कि दूध का सबसे प्रमुख प्रोटीन कौन सा है, तो वो केसिन प्रोटीन है दूध में, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार बन सकता है? 2 बार। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति जो बन सकता है वो केवल 2 बार ही बन सकता है। और अभी तक डोनाल्ड ट्रंप और एक और राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो केवल 1 बार बने हैं, वरना सभी जो भी राष्ट्रपति बने हैं वो 2 बार ही बने हैं। सभी राष्ट्रपति 2 बार बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ के। बोफोर्ट मापक्रम को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। बोफोर्ट मापक्रम किसको मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो बोफोर्ट मापक्रम ये होता है हवा की गति मापने के लिए। सार्क दक्षिण एशियाई प्रादेशिक सहयोग संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ये 8 हो जाएगी, उत्तर बी। एफिल टावर जो 1887-1889 के बीच निर्मित की गई थी, स्थित है। एफिल टावर कहाँ पे स्थित है? कोई कठिन प्रश्न नहीं है दोस्तों, देखते ही आंसर दे देंगे। पेरिस में स्थित है। 1887 से 1889 के बीच में निर्मित हुई थी, ये भी याद रखेंगे। एफिल टावर को शुरुआत में केवल 10 साल के लिए बनाया गया था, पर इसकी प्रसिद्धि को देख के इसको वहाँ से हटाया नहीं गया। कौन सा व्यक्तित्व दक्षिण अफ्रीका पर्यटन द्वारा भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त हुआ है? निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व दक्षिण अफ्रीका पर्यटन द्वारा भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त हुआ है? तो ये कौन है दोस्तों? ये है तुषार गांधी दक्षिण अफ्रीका पर्यटन द्वारा भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं तुषार गांधी। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा। तो 1945 में कौन से शहर पर सबसे पहले परमाणु बम फेंका गया था? द्वितीय के अंतिम समय में, अर्थात 1945 ईस्वी में निम्नलिखित किस शहर पर सबसे पहले परमाणु बम गिराया गया था? तो सभी को पता होगा दोस्तों, सबसे पहले कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा में, उसके बाद नागासाकी में। और ये दोनों कहाँ के हैं? तो ये जापान के शहर हैं। कब गिराया गया था? तो 1945 में, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। सेरीकल्चर का संबंध है। सेरीकल्चर का संबंध सभी को पता होगा, रेशम उत्पादन से है। रेशम उत्पादन से सेरीकल्चर। वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी व निजी दोनों प्रकार के उपक्रम हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। उत्तर बी हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से प्राप्त होता है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? तो ये तृतीयक सेक्टर से प्राप्त होता है। तृतीयक सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र। भारत में क्रोमाइट का सबसे सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये होता है दोस्तों, क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य उड़ीसा है। पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन कोई कठिन उत्तर नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना के बीच में पंचशील सिद्धांतों पर समझौता हुआ था, सभी को पता होगा।
किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? किस एक्ट के द्वारा? तो ये चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, 1833 के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रावधान संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो ये भाग 8 में वर्णित है दोस्तों। ये 8 लिखा हुआ है, 5, 6, 7, 8। ये भाग 8 में वर्णित है। प्रावधान किसके लिए? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? कोई कठिन प्रश्न नहीं है दोस्तों, अभी तो सब सरल ही मिल रहा है, प्रधानमंत्री होता है। वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल बीच में स्किप ना करें। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक सेकंड। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान करता है? दोस्तों अनुच्छेद आपको पढ़ के जाना है, सारे अनुच्छेद, मेन अनुच्छेद आपको पढ़ लेने हैं। अनुच्छेद से प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान करता है? 39 का उत्तर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 168 क्या करता है? तो ये प्रांतीय विधानमंडल का प्रावधान है इसमें। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? तो ये होते हैं सभी कैबिनेट मंत्री, सभी मंत्री और केंद्र शासक राज्यों के मंत्री और प्रशासक और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, अर्थात इनमें से सभी, ये सभी राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, 11 सितंबर को विध्वंस क्रम में न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आतंकवादियों ने किस वर्ष 2 विमानों को टकरा दिया था? तो ये किस वर्ष टकरा दिया था दोस्तों? 2001 में 11 सितंबर को विध्वंस क्रम में न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आतंकवादियों ने 2001 में 2 विमानों को टकरा दिया था। जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाई जाती है, यानी कि ऐसे पदार्थ में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? जाहिर सी बात है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा। और जब अगर हम धनुष से तीर को खींचते हैं, तीर को पीछे ले जाते हैं तो फिर उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि तरंगी कैसी है? यानी कि ध्वनि तरंगी ऑप्शन के हिसाब से ये पूछा है कि ध्वनि तरंगी कैसी चलती हैं? तो ध्वनि तरंगी एकदम सीधी लंबवत चलती हैं दोस्तों, ऐसे। चलिए अगला प्रश्न है, किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है? किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। सूर्य किस प्रकार का आकाशीय पिंड है? तो सभी को पता होगा दोस्तों, सूर्य को एक तारा माना जाता है, तारा। और तारे की मुख्य विशेषता यह है कि उसमें हाइड्रोजन का संलयन होता है जो कि हीलियम में परिवर्तित होता है। ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया था। एक गोल आंतरिक कोना कहा जाता है, एक गोल आंतरिक कोना किसे कहा जाता है? 46, ये कहा जाता है फिलेट को, फिलेट। चलिए अगला प्रश्न है, किसी यंत्र के उपयोगी जीवन की समाप्ति पर उसके मूल्य कहा जाता है, उसके मूल्य को कहा जाता है स्क्रैप मूल्य। 27 डिग्री सेल्सियस और 760 मिलीमीटर दाब पर एक गैस का आयतन 200 घन सेंटीमीटर है। -3 डिग्री सेल्सियस और 760 मिलीमीटर दाब पर इस गैस का आयतन क्या होगा दोस्तों? तो सभी लोग उत्तर देंगे। चलिए गैस करेंगे कि क्या होगा। 2 सेकंड का समय देते हैं। जी हाँ, ये होगा D 180 घन सेंटीमीटर। चलिए D 180 घन सेंटीमीटर, अगर आपको नहीं पता था तो आप ये याद कर लीजिए। बॉयल नियम निम्नलिखित स्थितियों में लागू होता है। बॉयल नियम कब लागू होता है? तो ये नियत तापमान पर ही लागू होगा बॉयल का नियम, एकदम ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे और वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे। अगला प्रश्न, एक रासायनिक अभिक्रिया संतुलन में हो, इसका यह अर्थ है कि यदि रासायनिक अभिक्रिया संतुलन में हो तो इसका यह अर्थ है कि, क्या अर्थ है दोस्तों? ऑप्शन के हिसाब से इसका अर्थ है कि अग्र और पश्च अभिक्रियाओं की दरें समान हैं, एकदम समान। उत्तर सी हो जाएगा। किसी अभिक्रिया में KMnO4 अम्लीय माध्यम से अपचयित होकर Mn2 पॉजिटिव बनाता है। KMnO4 का तुल्यांकी भार क्या होगा? KMnO4 का तुल्यांकी भार, तो ये 1/5 आणविक भार हो जाएगा जब 2 वो बनाता है। स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है, स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए। धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के स्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है, किसके प्रयोग द्वारा? धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के स्थायी खारेपन को दूर किया जाता है जियोलाइट्स के द्वारा। एकदम नया प्रश्न है, देखिए आप प्रश्न नए मिल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? यानी कि पेट में कौन सा अम्ल होता है जो जीवाणुओं का नाश करता है? ध्यान रखेंगे, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? यानी कि कीट की श्रेणी में किसे रखा गया है? 56, ये रखा गया है चींटी को दोस्तों। चींटी को कीट के श्रेणी में रखा गया है। नहीं 55,
चींटी, तिलचट्टा और खटमल ये सभी कीट को श्रेणी में रखा गया है। ये सभी कीट के श्रेणी में ही है। चींटी, तिलचट्टा, खटमल ये तीनों हैं। मधुमक्खी और टिड्डा किस वर्ग से संबंधित है? मधुमक्खी और टिड्डा ये संबंधित है, ये भी कीट वर्ग से ही संबंधित है। 56 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ है? निम्नलिखित में से कौन सी जड़ है? तो देखिए आलू, अदरक और प्याज ये तीनों ही जड़ नहीं है, ये तना के अंतर्गत आते हैं। ये गाजर हो जाएगा 57 का सी। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है, तो ग्लूकोमा व ट्रेकोमा आँखों की बीमारी है। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की सर्वाधिक संख्या है? मानव शरीर के किस अंग में? तो ये अंगुलियों में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। अंगुलियों में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है, तंबाकू में पाया जाने वाला पदार्थ या रसायन निकोटिन है। यही हल्का सा चाय पत्ती में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, द एप्लीकेशन इज एज सम डिटेल्स आर। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक भरना है 61 में। ये हो जाएगा बी, रिजेक्टेड एंड मिसिंग। द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड एज सम डिटेल्स आर मिसिंग। डिटेल्स आर मिसिंग मतलब कुछ डिटेल्स गायब थी, इसलिए एप्लीकेशन को रद्द कर दिया गया। ऑपुलेंट, ऑपुलेंट का सही मीनिंग इसमें से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी, रिच यानी कि अमीर। चलिए अगला प्रश्न है, चूज द अपोजिट इन मीनिंग। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का अपोजिट इसमें से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी, डिपेंडेंस। चलिए, ही इज अ फाइन मैन बट टू कॉल हिम अ सेंट इज लाइंग इट ऑन थिक। 64 एन एक्सैजरेशन। The part of the sentence is bold below is given alternative to the bold part at A, B, C. The university asked him to return back the funds allotted for the project. To return the fund, यहाँ पे to return back का जगह होगा to return the funds. Speech of great importance and gravity. Speech of great importance and gravity को क्या कहेंगे? ये कहेंगे maiden. Are given in question out of which word is correctly split. तो इसमें सैनिकोन का कौन सा सही मीनिंग लिखा हुआ है? तो ये लिखा है ये सैनिक, सी सही लिखा है। अगला प्रश्न है, अनभिज्ञ का सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। अनभिज्ञ का सही संधि विच्छेद अन धन अभिज्ञ हो जाएगा। लोटा डोरी शब्द का समास का चयन करें। लोटा डोरी शब्द के समास का चयन कीजिए, तो इसमें द्वंद्व समास है। निम्न में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 70, निम्न में तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो ये शक्कर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा शक्कर, जिसे अब तत्सम में चीनी कहा जाता है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। कैसा महाकाव्य है रामचरितमानस को? कालजयी महाकाव्य कहा जाता है, यानी सभी काल में सबसे बड़ा महाकाव्य। ब्राह्मी लिपि की किस शैली से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि भारतीय हिंदी लिपि है, हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि होती है। अगला प्रश्न है, चारपाई पे चादर बिछा दीजिए। चारपाई पर चादर बिछा दीजिए। वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो पर में ये हो जाएगा अधिकरण। अधिकरण का होता है में और पर, तो में और पर के लिए अधिकरण। जो बहुत बोलता हो उसे क्या कहेंगे? जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहा जाता है। ये प्रश्न आपको पता होगा दोस्तों। तो ये सेट यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। आगे के सभी प्रश्न मैथ के हैं। तो दोस्तों आपने 74 में से कितना किया? अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपने कितना किया 74 में से वो कमेंट स्कोर कीजिए। धन्यवाद।